पहले तो राधे राधे मेरे सभी भाइयों को। मेरा नाम है चिराग और मैं अपने आप को अगर इंट्रोड्यूस करूँ तो मैं भी आपकी तरह एक 12th क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ, जिसके अब बोर्ड्स में केवल और केवल मतलब मिनिमम सा 1 महीना बचा है और वो इन सब कामों में लगा पड़ा है। पर भाइयों देखो, मैंने ये सुना है अगर तुम किसी को पढ़ाते हो तो तुम्हें ना उससे डबल पढ़ाई समझ में आती है। इस वजह से मैं अपने फ़ायदे के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ, तुम्हारे फ़ायदे के लिए। और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना कि तुमने खुद नोटिस किया होगा, जब तुम अपने क्लासमेट में या किसी टॉपर से खुद पूछते हो उस टॉपिक के बारे में और वो तुम्हें समझाता है, तो तुम्हें खुद लगता होगा कि वो ज़्यादा समझ में आता है कंपेयर देन योर टीचर्स। क्योंकि टीचर्स जो होते हैं ना, वो घुमाते हैं बातों को। मैं कुछ वैसा नहीं बोल रहा, पर तुम लोग खुद समझ सकते हो कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तुम भी एक स्टूडेंट हो। तो उस वजह से हम दोनों अपना एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं। तो देखो, मैं भी तुम्हारी क्लासमेट की तरह ही हूँ, क्लासमेट ही हूँ। तो मैं अपनी भाषा में तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगा जितना मैंने पढ़ा है, और एक दोस्त दो जैसा समझता तुम उसकी उस तरह समझने की कोशिश करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। आज का चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक 7 नंबर का आता है, प्रैक्टिस कर लेना। तो चैप्टर का नाम ही है डी एंड एफ ब्लॉक। इससे मतलब क्या है कि हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक का मतलब क्या होता है, इस तरह का हमारा पीरियोडिक टेबल होता है। इसमें हमारा एस ब्लॉक, इसे हम एस ब्लॉक कहते हैं, इसको हम अपना पी ब्लॉक कहते हैं, और इसके बीच में जो हमारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं उसे बोलते हैं हम डी ब्लॉक, है ना। और डी ब्लॉक के अंदर भी हमारे डी ब्लॉक के अंदर से भी हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स निकलते हैं, ठीक है। तो अब डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन आती है तुम्हारी डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक से तुम क्या समझते हो, पढ़ो। द डी ब्लॉक एलिमेंट आर दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द डी सबसेल। सिंपल सिंपल तुम समझ चुके होगे डेफिनेशन थी। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में डी सबसेल के अंदर आता है, ठीक है, तो डी ब्लॉक कहलाया जाता है, डी ब्लॉक के अंदर आ गया, ठीक है, डी सबसेल के अंदर मौजूद होता है तो डी ब्लॉक हो गया। अब सबसेल्स क्या होते हैं, मान लो ये तुम अपने एक एटम मान लो, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये एस ब्लॉक हो गया, ये पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्लॉक के अंदर आएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट में कहलाया जाएगा। अगर वो हमारा पी ब्लॉक के अंदर आएगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट में कहा जाएगा, और एस ब्लॉक के अंदर आएगा तो एस ब्लॉक के अंदर कहा जाएगा, ठीक है। बस इतना ही है, ठीक है। अब देखो, सेकंड टॉपिक आता है हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये डिट्टो उठ के तुम्हारा एमसीक्यू, ये लॉन्ग क्वेश्चन के 1 नंबर में सीधे पूछेगा, ठीक है। व्हाट इज द, ऐसे क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये होती है, ठीक है। ये इसे तुम सीधे याद कर लेना, समझने की क्या जरूरत है, सीधे याद ही कर लेना तुमसे, ठीक है। और इसमें एन क्या होता है, हमारा आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो, मेन डेफिनेशन इसकी ये वाली है, पर इसे भी तुम समझना, ठीक है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, पहले देखो, पहली पढ़ो। दोज एलिमेंट प्रेजेंट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, वे एलिमेंट्स जो एस और पी ब्लॉक के बीच में मौजूद होते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अब सेकंड आती है हमारी, इट मे बी डिफाइंड एज एन एलिमेंट विच हैज़ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। मतलब इसका मतलब ये है, अगर हमारा डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट फील्ड होता है, इनकम्प्लीट फील्ड का मतलब डी, ये तो देखो, ये होता है हमारा कंप्लीट, ब्लर क्यों हो गया, वो ठीक हो, हाँ, ये तो हमारा कंप्लीट फील्ड, कम्प्लीटली फील्ड हो, फुल्ली फील्ड हो गया, है ना। और इनकम्प्लीटली फील्ड के अंदर क्या आता है, 1 से लेकर 9 तक के बीच में अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अगर डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है 1 से लेकर 9, तो उन्हें बोलते हैं हम इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है। अब तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ, तुम्हें मान लो स्कैंडियम का। स्कैंडियम हमारा इसका एक एटॉमिक नंबर 21 होता है, ये ट्रांजिशन मेटल होता है एक। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, देखो, आर्गन हो गया, आर्गन कितना होता है 18, और 4s2 3d1, इसका कितना हो गया हमारा, इसके देखो यहाँ पर 1 से लेकर 9 के बीच में है ना, तो ये भी हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल ये हमारे पार्शियली फील्ड है, ठीक है। अब थर्ड आता है हमारा, कुछ एक्सेप्शन वाले केस आते हैं। एक्सेप्शन केस मतलब 3 तरह के एक्सेप्शन आते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी,
अब पढ़ के देखो पहले। जिंक कैडमियम मर्क्यूरी डू नॉट कम इन कैटेगरी इन ट्रांजिशन मेटल बिकॉज फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल। तुम पढ़ के खुद समझ ही गए होगे, इतनी इंग्लिश आती है आप लोगों को। तो देखो मैं तब भी बता दूं, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी है ना, ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कंसिडर नहीं किया जाता है। जैसे जिंक का तो मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जिंक जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30। देखो इनका तुम ध्यान से देखोगे ना, इसका 30 होता है, इसका 40 होगा, इसका 50 होगा। तो इसका सीधा मतलब ये है, जैसे मैं तुम्हें जिंक का बताऊँ, जिंक का एग्जाम्पल क्या होगा, ये आर्गन हो गया। आर्गन 18 होता है, 4s2 3d10। मैंने तुम्हें ऊपर बताया था, अगर हमें डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होता है ना, तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कंसिडर किया जाता। और देखो इसमें यही चीज़ हो रही है, इसमें डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, जिसकी वजह से जिंक जो है ना, ये हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं करेगा। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब ही यही है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर वो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है तो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट में कहलाया जाएगा। बस इतना ही है, ठीक है। अब हम कुछ बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। पहली आती है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? एटम की रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके देखो पहली आती है, इसके एटॉमिक रेडियाई में कुछ आता है, मतलब पहले आता है, इन ट्रांजिशन सीरीज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज। समझा? एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने से द एटॉमिक रेडियाई फर्स्ट डिक्रीज टिल द मिडल। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में जैसे स्कैंडियम से बढ़ते 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 क्रोमियम तक आए, तो वहाँ तक तो हमारी एटॉमिक रेडियाई, क्रोमियम मान लो, कोई क्रोमियम मैग्नीज होगा शायद, मैग्नीज होगा, क्रोमियम होगा, यहाँ तक होगा, तो हमारी एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगी, है ना। मिडल तक आते आते वो हमारी, ठीक है, मिडल तक आते आते वो डिक्रीज होगी। और मिडल में मतलब मैग्नीज तक मैग्नीज से लेके थोड़ा सा मैग्नीज आयरन फायरन तक, ये हमारी क्या नाम है, मिडल में कांस्टेंट की एटॉमिक रेडियस बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है ना। और अंत तक आते आते मतलब टिल द एंड, टू अंत तक आते आते हमारे एटॉमिक रेडियस जो है बढ़नी शुरू हो जाती है। देखो सीधा सीधा मतलब ये है कि शुरुआत में जैसे जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे या एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो उससे हमारा एटॉमिक रेडियस घटना शुरू हो जाएगा। कहाँ तक? टिल द मिडल। मिडल में कौन कौन ही आते हैं? हमारा आता है मैं वेनेडियम क्रोमियम, शायद वेनेडियम क्रोमियम आता है, ठीक है। और मिडल तक हमारी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, और मिडल तक ना, फिर मिडल से लेके कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वो एंड में आएगा, एंड में आते आते वो हमारा, उसमें हमारा एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अब यहाँ आते रीजन। अब तुम देखो, इस पूरे को मैं तुम्हें पढ़ के बता दूंगा, पर तुम्हें मेन इस पे फोकस करना है। इस पे अगर तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम्हें इसमें 100% समझ में आ जाएगा। पहले तुम ये समझो। देखो पहला रीजन आता है कि एटॉमिक रेडियाई वो डिक्रीज क्यों होती है एटॉमिक नंबर के बढ़ने से। अब देखो इसलिए होती है, द एटॉमिक द डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई इनटू द बिगिनिंग is due to the increase in effective nuclear charge with increase the atomic number। अब देखो स्टार्टिंग के अंदर, मान लो कोई हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मान लो, ये हमारा सब सेल मान लो। इस स्टार्टिंग में ना हमारे इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे कंपेयर देन द जो हमारे अंत में मौजूद है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगा, और न्यूक्लियस के पास ज़्यादा होने पे उस पर न्यूक्लियस की ज़्यादा फोर्स लगेगी, अट्रैक्टिव फोर्स। क्या लगेगी? अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा लगेगी। तो वो बाउंड कंडीशन में रहेगा, मतलब बंधा रहेगा, और एक दूसरे को खींचेगा, छोटा होने की कोशिश करेगा, ठीक है। रीज़न इतना ही है। और क्या रीज़न है इसका? इफेक्ट ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब आता है एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट। मिडल में आते आते हमें एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 d सबसेल, द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ दोज d इलेक्ट्रॉन on the outermost nuclear charge also increase. The increase in screening effect counterbalance the effect of increased nuclear charge, so atomic radii will be constant in the middle। समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, आ भी गया होगा, कुछ होंगे भाई टॉपर्स, गॉड गिफ्टेड टॉपर्स, छोड़ो उनकी, वो तो उनको तो अलग ही चलते हैं भाई वो। देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, पहले तुम स्क्रीनिंग इफेक्ट समझो, तुम समझोगे कांस्टेंट क्या होता है। तो मान लो इस पे ही आ जाओ, ये न्यूक्लियस है, ये हमारा एक सबसेल है, फिर एक और सबसेल अज्यूम कर लो, है ना, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इस पे भी हमारा न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, लगा रहा होगा, तो इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगी होगी, पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है,
ये तो प्लस माइनस करके अट्रैक्ट हो रहे हैं, पर ये नेगेटिव और सॉरी नेगेटिव 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 और पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव और नेगेटिव। अब तुमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, लाइक लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट्स, तो दे आर लाइक चार्जेस नेगेटिव नेगेटिव, देयरफॉर दे विल बी दे विल बी रिपल्सन टू ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो जितना इस पर लग रहा होगा ना उतना ही रिपेल करेंगे, तो ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम में अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, इसमें ये बोल रहे हैं काउंटर बैलेंस, काउंटर बैलेंस बोलने पर तुम्हें याद रखना इक्विलिब्रियम का मतलब कि तुम भाई बहुत सारे बच्चों को इतना याद है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाना, तो उस चीज़ का तुम्हें याद रखने करना तो तुम याद कर सकते हो, ठीक है। इस क्यों होता है एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट, क्योंकि उनका स्किनिंग इफेक्ट से ना वो एक काउंटर बैलेंस में आ जाते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। फिर थर्ड आता है एटॉमिक इंक्रीज। अब एटॉमिक रेडियाई हमारी इंक्रीज क्यों होती है, एंड में आते आते पढ़ो, इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई टूवर्ड्स द एंड मे बी एट्रीब्यूटेड टू द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। समझ लोगे हल्का हल्का, अभी समझाऊंगा तुम्हें। पर द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल बिकम वेरी dominated towards the end of the series cause the expansion of electron resulting increase in atomic size। छोड़ो राम कथा छोड़ो, इस पे आ जाओ, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा था, इसने रीजन क्या बोला इसमें, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन इंपॉर्टेंट है। मान लो एक और सबसेल मान लो, इसे एक और मान लो कि एंड में आता है ना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने शुरू हो जाएंगे। देखो जैसे जैसे हमारे एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे ना उतनी हमें इलेक्ट्रॉन उसमें एटम्स के अंदर आने उतने बढ़ेंगे। तो अज्यूम कर लो कोई कोई एटम है, मान लो इसमें एक यहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब देखो इसमें भी ये केस लगेगा, इस पे तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा ना, पर इसके और इसके द्वारा ना ये रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी, जिससे ना ये अट्रैक्ट होने की बजाय ये और ज़्यादा रिपेल होकर और फैल रहा होगा और बड़ा हो रहा होगा। तो फैलने की वजह से ना इसका साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाएगा, इस वजह से इसमें हमारा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है एटॉमिक नंबर के बढ़ने से एंड में आते आते। अब कुछ बस निमोनिक्स याद कर लो, निमोनिक्स क्या बोल रहा हूँ सॉरी, मतलब याद करने शॉर्ट में याद करने के लिए देखो, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, इंक्रीज नहीं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या होता है, वो हमारे समझना तो समझा रहा हूँ तुम्हें, वो न्यूक्लियस से ज़्यादा पास होते हैं जिस वजह से वो बाउंड कंडीशन में रहते हैं और जिसकी वजह से उनमें अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा लगती है। सेकंड एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट इन मिडल, मिडल में आता है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। और थर्ड में आते हो जाते हैं वो इतने दूर इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही अपने इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज नहीं आ पाता, ठीक है। यही तुम्हारा टॉपिक खत्म होता है। अब आता है तुम्हारा, अब देखो तुम्हारा था आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई जो होता है ना वो सेम ऑर्डर फॉलो करता है, जैसे कि तुम्हारा एटॉमिक रेडियाई करता है ना, ऐसे ही तुम्हारा सेम आयनिक रेडियाई बिल्कुल सेम ऑर्डर फॉलो करता है। जैसे एटॉमिक रेडियाई में होता हुआ आ रहा था ना, सेम ऐसे ही आयनिक रेडियाई में होता हुआ आ रहा है। अब देखो इन जनरल देखा जाए तो आयनिक रेडियाई डिक्रीज होता है विद इंक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट, सिंपल सी बात है, डिक्रीज होगा ऑक्सीडेशन स्टेट के बढ़ने से। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इन आयोनाइजेशन इंथैल्पी। इसका मतलब क्या होता है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब ही ये होता है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सब इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम। अब देखो यहाँ तो मैं दिखा भी रहा हूँ तुम्हें यहाँ पर कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में मैंने लिखा हो तो नोट्स में, शायद से नहीं लिखा पर तुम इस पे ही आ जाओ। देखो इसका मतलब इतना ही होता है कि आयनाइजेशन थेरेपी होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लगाने वाली एनर्जी, मिनिमम एनर्जी आउटर मोस्ट सबसेल से, ठीक है। अब इसमें बोलता है कि द फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट आर हायर देन दोज एस ब्लॉक। अब इसका मतलब ये है कि आयनाइजेशन इंथैल्पी ट्रांजिशन मेटल की कम होती है, किसके सॉरी ज़्यादा होती है, सॉरी सॉरी हायर लिखा, सॉरी ज़्यादा होती है एस ब्लॉक के मुकाबले। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें ना ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं, तुम्हें पता है जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे ही हमारे न्यूक्लियस पे अंदर प्रोटॉन्स की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। और जब प्रोटॉन्स की मात्रा बढ़ेगी तो हमारा अट्रैक्टिव फोर्स इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बढ़ेगा। तो इसका मतलब यही है कि
ट्रांजिशन एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, किसके मुकाबले, एस ब्लॉक के मुकाबले। तो वो न्यूक्लियस से और इलेक्ट्रॉन अटैच रहेगा, देखो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन अटैच रहेगा, तो अगर अटैच, अगर ट्रांजिशन एलिमेंट में इसमें आई है, क्योंकि इसके जो पावर होती है ना, नंबर प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, तो इसमें ज़्यादा अटैच रहते हैं, जिसकी वजह से फिर एनर्जी ज़्यादा लगेगी इसे रिमूव करने के लिए इस सब सेल में से। अगर हम एस ब्लॉक की बात करें, तो एस ब्लॉक के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, जिसको हम कंपेयर देन ट्रांजिशन मेटल की, उसको उसके इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होते हैं, ठीक है। और आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ट्रांजिशन एलिमेंट की पी ब्लॉक से, वही सेम फंडा है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, तो इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ना, वो ज़्यादा होती है, और ट्रांजिशन एलिमेंट में इसके मुकाबले कम होती है, ठीक है। अब कुछ पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज आती हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज विद द इंक्रीज एटॉमिक नंबर। देखो सिंपल सीधे फंडा बोल रहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है हमारे नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बढ़ने से। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, उतने उसका नंबर प्रोटॉन बढ़ने से हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा वो उतना अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, बस इतना ही है, ठीक है। अब देखो रीजन आता है यहाँ पर, रीजन बोलता है कि द इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज with increase in the atomic number which tend to attract the electron cloud। सेम बात ही बोली है, देखो मैं बताया था ना कि जितने ज़्यादा एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे उतने हमारे प्रोटॉन्स तुम्हारे बढ़ेंगे, और उतने ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने की कोशिश करेगा, और खींचने की कोशिश करेगा जिसकी वजह से हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए उस अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक करके उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल बोलता है क्रोमियम हैज़ लो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन गिव्स स्टेबल 3d5। क्रोमियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसी वजह से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है। अगर हम जिंक की बात करें, जिंक के अंदर आता है हमारा हैज़ वेरी आयन एंथैल्पी बिकॉज अ लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हैज़ टू बी सेकेंड। देखो क्रोमियम के अंदर कि हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी कम जा रही है, लेकिन इसमें दो इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, तो इस वजह से इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। अब कुछ ये नोट टॉपिक आता है, नोट टॉपिक बोलता है कि 5D पीरियड्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये जो अरे दिमाग ज़्यादा मत घुमाओ, इस पे ही ध्यान लगाओ, ठीक है। ये पहले हमारे पीरियड टेबल में पीरियड्स होते हैं जो हॉरिजॉन्टली होते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी 5D की 3D और 4D ज़्यादा होती है। 5D क्यों होती है? 5D के अंदर हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ एटॉमिक में बढ़ता है, इससे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, उसके बढ़ने से उसमें अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है रेदर देन दी 3D एंड 4D। तो ज़्यादा उसमें एनर्जी चाहिए होती है उस ब्रेक को तोड़ने के लिए, बस इतना ही है। इसमें भी लिखा है, देखो पढ़ दे रहा हूँ तो बात समझ लिया। ड्यू टू ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर एलिमेंट बिकॉज ऑफ इफेक्टिव शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियस बाय फोर इलेक्ट्रॉन, यही जो बताया वही है बस, ठीक है। अब आता है मेटेलिक कैरेक्टर, डी चौथा टॉपिक आता है मेटेलिक कैरेक्टर। अब मेटेलिक कैरेक्टर क्या कहता है? ये बोलता है एट ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट आर मेटेलिक इन नेचर, देयर मेटेलिक बॉन्ड इन ट्रांजिशन मेटल आर वेरी स्ट्रॉन्ग। देखो इसका मतलब है कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, मैक्सिमम ट्रांजिशन मेटल आर सो मेटेलिक नेचर, वो मेटल्स की तरह वो करते हैं, मेटल हार्ड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं मेटल्स की तरह। और तुम्हें दिमाग की चीज़ घुसाऊँ, हमारा आयरन जो डेली यूज़ में यूज़ होता है, आयरन आयरन तुम्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहीं दिख रहा है? देखो तुम्हें अगर दिखाऊं तो मैं अगर तुम्हें दिखाऊं, ये देखो तुम्हें दिख रहा होगा एफ ई दिख रहा होगा ना, MnCO और इसके बीच में एफ ई, ये ट्रांजिशन एलिमेंट के ही बीच में आ रहा है, ठीक है। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट में ही आ रहा है, ठीक है। छोटा हो जा, दिख गया होगा तुम्हें। तो एफ ई भी हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ठीक है। जिसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है इसकी करें तो ये 26 होता है शायद, 26 होता है ना। एक सेकंड रुक जाओ।
हाँ हाँ भाई, कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया, 26 होता है, 26 होता है। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन क्या होगी? आर्गन 4s2 3d सीरीज 6। ठीक है। अब ये देखो, ये हमारे इसमें पार्सली फील्ड डी ऑर्बिटल है ना, तो ये ट्रांजिशन मेटल में आता है और एक आयन और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। अब इसके कुछ रीज़न आते हैं ऐसे क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट मेटेलिक कैरेक्टर क्यों शो करते हैं। पहला, ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इसका मतलब ये कि इन पे ना देखो, लोहे को, कुछ मेटल्स को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, समझे? उनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से अट्रैक्टिव फोर्स द्वारा कि बहुत ज़्यादा बाउंड होते हैं वो। ठीक है, तो उन्हें तोड़ना मुश्किल होता है। लोहे को तुम कैसे तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते ना, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इतने बाउंड हो रखे हैं इस अट्रैक्टिव फोर्स से न्यूक्लियस के द्वारा, तो नहीं क्या तोड़ा जा सकता। अब सेकंड आता है, थर्ड आता है, थर्ड देखो, लार्ज नंबर ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, है ना। वैकेंट डी ऑर्बिटल का मतलब क्या है और अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? मान लो, बंद क्यों हो गया? मान लो इसमें ही देख लो, इसमें आयरन के पास ना एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो देखो, स्टेबल कंडीशन में आने के लिए तो ये क्या कर लेगा, स्टेबल में आने के लिए 4s2 3d5, ये हाफ फील्ड में स्टेबल बना जाएगा। तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन जब भी मौजूद है, इस इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो उससे वो बॉन्ड बनाने की वजह से, देखो आयरन एक लोहा नहीं होता, लोहे तो कई सारे प्रकार के होते हैं, जिसमें कई सारे आयरन से भी अच्छे अच्छे लोहे होते हैं। उसमें का मतलब क्या, उसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, और जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, उतने ही हमारे मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, उतने वो पार्टिसिपेट करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में, और जितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, तो उतने ही हमारे ज़्यादा वो आ, मजबूत होंगे। वही वाली कहानी ले लो, एक एक लकड़ी थी, एक लकड़ी को तोड़ना आसान है और पूरे गुच्छे को तोड़ना मुश्किल है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें। तो देखो, बस यही है इसका रीज़न, ये रीज़न, तीन चार रीज़न याद कर लो बस। अब ये पढ़ो, नियरली ऑल ट्रांजिशन मेटल आर हार्ड। मतलब ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं नियरली आसपास बहुत ज़्यादा वो होते हैं, कठोर होते हैं, हाई डेंसिटी होती है, हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब देखो, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन वर्ड आया, अब तुम्हें समझाता हूँ ये क्या होता है। देखो इसमें आओ, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इसमें का मतलब ये होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, है ना। देखो, ट्रांजिशन मेटल हैव हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड विच इज ड्यू टू स्मॉलर साइज। देखो, ब्रेक, अब एटोमाइजेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग बॉन्ड इन सम सब्सटेंस टू ऑब्टेन कॉन्ट्रीब्यूट एप्सन इन गैस फेज। मतलब इसका मतलब ये है कि इनको ना तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसका मतलब ही ये होता है, इंथैल्पी का ही मतलब ये होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। और एटोमाइजेशन मतलब बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और मेटल्स क्या होता है तभी इसकी, जब इनकी हार्ड होती है। इसका देखो इतना सिंपल सा मतलब है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का, कि इंथैल्पी का तो मतलब होता है हमारा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना। एटोमाइजेशन का मतलब क्या होता है? बॉन्ड्स को, मेटेलिक बॉन्ड्स है उसको तोड़ना। ठीक है, तो इनकी, अब मैंने बताया, इनकी ज़्यादा इंथैल्पी एटोमाइज होती है, इनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। बस इतना ही है इसमें, ठीक है। एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मर्करी, ये एक्सेप्शन आगे देखो। जिंक, कैडमियम, मर्करी डू नॉट हैव टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर ड्यू टू फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल। सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, जहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे हमारा, वहाँ उतना ही हमारा मेटेलिक स्ट्रक्चर ज़्यादा सो होगा। क्योंकि इसमें देखो, जिंक के अंदर, जिंक की बात हुई थी, जिंक के अंदर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, तो वो पार्टिसिपेट ही कैसे करेगा? अब उसमें लकड़ी ही नहीं है, तो तोड़ने को तुम्हारे पास क्या है? तो इसकी मतलब इनमें होता ही नहीं है। अब देखो जल्दी बढ़ते हैं, बता मेटेलिक एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटेलिक बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है? एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मर्करी, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दिस, देखो इन तीनों को छोड़ के जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनकी हाई, हो बिलर ठीक हो, हाँ, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होती है। दिस इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंस ऑफ पार्सली फील्ड डी ऑर्बिटल। अब देखो, जितना ज़्यादा हमारा मेटेलिक बॉन्ड होगा, उतनी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए
हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, बॉइलिंग पॉइंट चाहिए होगा। तुम लोहा देखा होगा कितने टेम्परेचर पे पिघलता है, तो कितने टेम्परेचर देना पड़ता है, क्योंकि लोहे जो होता है ना, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाउंड होता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, वो मेटेलिक बॉन्ड होते हैं उसके। तो इसी वजह से ना जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ना, इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल। अब देखो टॉपिक आता है पार्शियली फील्ड ही क्यों। अभी पढ़ो से बिकॉज ऑफ दीज हाफ फील्ड ऑर्बिटल सम कोवेलेंट बॉन्ड आल्सो एक्सिस्ट बिटवीन एटम। अब पार्शियली फील्ड में मैं भाई बता चुका हूँ, तो वो जो मेटालिक बॉन्ड होंगे ना, वो एक दूसरे से कोवेलेंट बनाएंगे, ऐसे कोवेलेंट बनाएंगे। सॉरी ये अरे ये सॉरी ये वाले मान लो, ये कोई गलत मतलब नहीं निकालना बच्चों। मान लो देखो ये है, तो एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया। ठीक है, एक बॉन्ड इसके होने से तो मतलब दो बॉन्ड बन गए ना हमारे। तुम भाई ये देखो ना, कहाँ देख रहे हो, ये देखो ना, अरे ये देखो तुम, दो बॉन्ड हो गए तो, है ना, तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। मान ले कोई दूसरा एटम है और किसी और एटम को, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसके मिलेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, जिससे वो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक नेचर शो करेगा। ठीक है, इतना ही है बस। अब देखो, अब आता है हमारा, अब जिंक कैडमियम मरकरी तुम बता चुका हूँ, ये हमारे इनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल वो होता है, वो इनमें कोई कोवलेंट बॉन्ड ही नहीं होता। और जो कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता तो नंबर जो हमारे मेटेलिक, जो हमारे मेटल्स में जो बॉन्ड बनने होते हैं वो बन ही नहीं पाते। तो इस वजह से हमारे टिपिकल मेटेलिक नेचर शो ही नहीं करते। पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाई जिंक कैडमियम मर्करी हैज नॉट मेटेलिक कैरेक्टर, बिकॉज दे हैव फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल। जो इन पे कोई ऐसे एक्स्ट्रा बॉन्ड होती ही नहीं जो पार्टिसिपेट करे दूसरे बॉन्ड से, जिससे वो और ज़्यादा मजबूत हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा, देखो, अब देखो इन मूविंग अलोंग ट्रांजिशन सीरीज, मतलब ट्रांजिशन सीरीज के अलोंग जाते जाते, लेफ्ट से राइट जाते जाते हमारा मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ये मान लो हॉरिजॉन्टली लेफ्ट से राइट जाएंगे, जाते जाते हमारे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर डिक्रीज होगा, एंड में आ जाते डिक्रीज हो जाएगा। मतलब पहले तो बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट में ऐसा होता है। इसका ग्राफ भी है तो मैं एनसीईआरटी में मिलेगा, उसमें सेम ऐसे ही होगा, पहले तो वो बढ़ रहा होगा, पहले डॉट 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 बना रहे होंगे, फिर थोड़ा सा कांस्टेंट होगा, फिर ग्लू घट गया होगा ऐसे। ठीक है, अब देखो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द टेंडेंसी टू फॉर्म मेटेलिक कोवेलेंट बॉन्ड। द नंबर ऑफ बढ़ने से हमारी टेंडेंसी मेटेलिक बढ़ जाती है और कोवेलेंट बॉन्ड इंक्रीज होते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आफ्टर क्रोमियम, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, हेयर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीज। ये क्या लिख दिया मैंने, द, हाँ, अरे देखो क्रोमियम क्या होता है, देखो क्रोमियम में 3d5 हो जाते हैं वो। ठीक है, देखो हाफ फील्ड के होने के बाद वो तो एक तो 3d5 हाफ फील्ड हो गया। ठीक है, क्रोमियम से फिफ्थ पे ही आता है, हाफ फील्ड हो गया। हाँ, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक भी एक्सेप्शन, क्रोमियम एक एक्सेप्शन वाले केस में आता है। इसमें ना क्रोमियम का एक्सेप्शन ऐसा होता है, देखो मान लो क्रोमियम का है, इसकी एटॉमिक नंबर क्या होती है, 24 होती है शायद, हाँ 24 होती है। तो 24 की वजह से ये आर्गन हो गया। देखो रियलिटी में तो होना इसे ऐसे चाहिए था 4s2 3d4, पर ये स्टेबल होने के लिए ना, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये बना देता है आर्गन 4s1 3d5। तो इसमें सीधे ये बताया कि हमारे क्रोमियम के बाद ना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, क्योंकि वो इसमें हाफ फील्ड में कंट्रीब्यूट होकर वो बैलेंस हो जाते हैं। तो इस वजह से वो कम होने शुरू हो जाते हैं, तो हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। देखो तुम इस वाली लाइन को अपना पढ़ लेना एक बार। ठीक है, पढ़ लेना, देखो समझ में आ जाए तो। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ये बताता है ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट सीरीज। देखो चार ही तो सीरीज होती है इसकी ट्रांजिशन की, फर्स्ट सीरीज, सेकंड, 3D 4D, सॉरी 4D 5D 60 एंड 70। ये चार ही होती है हमारी, जैसे मान लो, ठीक है, चार ही होती है। फर्स्ट को और लास्ट को छोड़ के जो बीच वाली जो होती है ना, इसमें ना हमारे वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, मतलब कई तरह के ऑक्सीजन स्टेट को शो करा जाता है। ठीक है, ठीक है, अब आती है द मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट
shown by first series is increase for scandium। सबसे ज़्यादा इसमें दिखाई ऑक्सीजन स्टेट दिखाई जाती है वो मैंगनीज में दिखाई जाती है ना। तो कॉमन ऑक्सीजन स्टेट होती है फर्स्ट सीरीज में, होती है +3। मतलब बहुतों पे कॉमन मतलब देखी जाइए वो +3 होती है। और हाईएस्ट ऑक्सीजन सीरीज इज +8। ऑसनियम OS2। और इसका नाम क्या है, इसका तो रुबिडियम हो गया, चलो इसका नाम मुझे नहीं पता, जो भी होगा। इसकी ना +8 शो करते हैं, सबसे ज़्यादा करते हैं हाईएस्ट ट्रांजिशन, सबसे हाईएस्ट +8 आता है। MCQ में आएगा, उठ के आएगा, तो बस इतना है पढ़ना, ठीक है। फिर आता है हमारा हायर ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर शोन बाय ऑक्साइड्स। मान लो MnO मेटल, हमारा MnO मैग्नीज लग गया, तो मेटल अगर वो ऑक्साइड्स के साथ मौजूद होते हैं ना तो हाईएस्ट शो करते हैं। देखो इसमें आओ, जैसे मान लो इसमें ये MO है, ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड के अंदर मौजूद है ना, तो हाईएस्ट हाईएस्ट हमारा ऑक्सीडेशन बोल दो, ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा, ठीक है। ऑक्साइड्स के साथ ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन वो मतलब ज़्यादा वो शो करता है ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है। फिर आता है ट्रांजिशन मेटल विथ फ्लोरीन ऑक्सीजन हैव एग्जिबिट हाई ऑक्सीजन से। पहले तो ऑक्साइड के साथ करता है ना, और दूसरा करता है फ्लोरीन और ऑक्सीजन। जहाँ तुम्हें फ्लोरीन ऑक्सीजन दिख गई तो ऑक्सीजन ऑक्साइड एक ही बात होगी। जहाँ तुम्हें 3 दिख गए ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कराई होगी, ठीक है। बस अब देखो ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट 1 और 0 ऑक्सीजन स्टेट। फर्स्ट 1 भी करते हैं और 0 भी करते हैं, जैसे CuCl2AgClHg2Cl2। ये होंगे ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मेटल्स +1 होती है, जैसे Ni कोबाल्ट। इसके देखो नाम तुम पढ़ोगे, इसका नाम कुछ ऐसा होता है शायद, टेट्रा 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 कोबाल्ट निकल। आज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, ठीक है। इसका तो +1 होता है। अरे तुम ये चैप्टर छोड़ो, आगे पढ़ोगे तुम, ठीक है, अच्छे से। देखो ये हो गया निकल CO (4) और FeCO5, इनकी ऑक्सीजन स्टेट 0 हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक तुम कर चुके हो, ऑक्सीडेशन स्टेट तक तुम पढ़ चुके हो, तुम इतना पढ़ चुके हो अब तक, इतना नहीं इतना, ठीक है। अब तुम्हारा आता है, अगली प्रॉपर्टी आती है, कुछ ही प्रॉपर्टी है, फिर तुम्हारा खत्म हो गए, कुछ ही प्रॉपर्टी बचती है। फिर आती है तुम्हारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, मैग्नेट मैग्नेट खेलती होगी बचपन तुम्हें, जो एक दो चिपकती लोहे पे चिपक जाती है। तो इसका मतलब इतना ही है, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आर पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक तुम समझ चुके हो क्यों होगा, तुम अपना समझ चुके हो भाई। देखो पैरामैग्नेटिक का मतलब ये है क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के होते हैं, तो इस वजह से पैरामैग्नेटिक कहा जाता है, ठीक है। रीजन बता दे क्यों होता है, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड हो गया, ठीक है। इंक्रीज फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम देन डिक्रीज। इसमें भी सेम यही केस है, स्कैंडियम से बढ़ेगा क्रोमियम तक बढ़ेगा मैग्नेटिक मैग्नेटिक नेचर, है ना। फिर डिक्रीज होगा बिकॉज ऑफ अनफेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि देखो क्रोमियम तक हमारे, इसका मतलब देखिए ऐसा मतलब ऐसे है, क्रोमियम तक क्रोमियम क्या होगा, वो हाफ फील्ड हो जाएगा। तुम्हें मैंने बताया था अभी, इस पर तुम्हें बताया था ना मैंने, क्रोमियम वाला। हालांकि तुम्हें क्रोमियम का मैंने ये बताया था। तो 3D5 के बाद ना उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम बचने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो हाफ फील्ड तो है, तो उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन कम बचने शुरू होंगे। तो इसका मतलब यही है, स्कैंडियम टू क्रोमियम हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है, लेकिन क्रोमियम के बाद हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। अब आती है मैग्नेटिक, ठीक है, इतना ही है उसमें, बस याद नहीं आता, बस कुछ कुछ टॉपिक पढ़ने, पॉइंट याद रखने, बस हो गया। फिर आती है मैग्नेटिक मूवमेंट। अब मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट इतना होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, सीधे कुछ क्वेश्चन में आएगा कि तुम्हें ये नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन दे देंगे, या तुम्हें कैलकुलेट करना होगा, ये तुम्हारा काम आएगा आगे कोवलेंट कंपाउंड चैप्टर में, ठीक है। ये दे देंगे और पूछेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो। तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एन, ये सिंबल होता है इसका, N+2। एन क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, यूनिट होती है बोर मैग्नेट्रॉन BM, ठीक है। अब आती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स मतलब एक तुम पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अरे तुम पढ़ोगे जैसे निकल, अभी तुम्हें पढ़ा था ये कॉम्प्लेक्स, ये एक तरह कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये क्यों होते हैं, क्योंकि वैकेंट होते हैं, पार्शियली फील्ड हो गया, हाफ फील्ड होते हैं, और इनका स्मॉल साइज होता है, हायर चार्ज इन ऑफ कटायन। ये 3 पॉइंट रन कर लेना बस, तुम क्वेश्चन में आएगा सीधे से कि कॉम्प्लेक्स क्यों शो करते हैं, ये 3 रीजन लिख के आ जाना, बस काम खत्म, पूरे 3 के 3 में मिलेंगे, ठीक है। और होता है कैटलिस्ट प्रॉपर्टी। कैटलिस्ट क्या होते हैं,
कैटलिस्ट होते हैं हमारे किसी भी रिएक्शन को कम से कम समय में अधिक से अधिक करवाना। मतलब कैटलिस्ट एक तरह के वो हमारे मेटा वो एलिमेंट्स होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को बहुत फास्ट करा देते हैं। ठीक है, तो कैटलिस्ट का आता है मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट आर यूज एज अ कैटलिस्ट। अब देखो ट्रांजिशन एलिमेंट में कैटलिस्ट में भी यूज होते हैं, और मैंने ऑर्गेनिक में कई सारे कैटलिस्ट पढ़े तो थे यार। एक तो मैंने कॉपर पढ़ा था। हाँ कॉपर था एक, मेन तो कॉपर है, ये भी कैटलिस्ट होता है ना। और भी कई सारे होते हैं पर कॉपर मेन था, मैंने सुना था। तो देखो कॉपर उसमें आ गया, वो होता तो ट्रांजिशन एलिमेंट ही है, पर देखो कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी को, कैटलिस्ट प्रॉपर्टी उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट में आता है, कैटलिस्ट प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। अब ऐसा क्यों क्यों होता है? प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीटली डी ऑर्बिटल, हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल, पार्शियल फील्ड। मेन रीजन है क्योंकि इनके हाफ फील्ड होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं बस। अब देखो इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। सरफेस एरिया लार्ज होगा मतलब वो इलेक्ट्रॉन का सरफेस ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट होता है। ठीक है, अब आता है कलर। ये कैटलिस्ट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, तुम रीजन शो कराना। क्वेश्चन सिंपल उठ के आता है, देखो मेरे भाइयों जितना मुझे पता है, जितना मैंने पढ़ा है, तो उसमें पूछते हैं कि कैटलिस्ट ऐसे क्वेश्चन है, कैटलिस्ट क्यों शो करते हैं, कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों होती है, और ऑक्साइड की किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है, बस ये पूछे जाएंगे मेरे हिसाब से तो। अब कलर्स में कुछ इस प्रकार आता है, मैंने प्री बोर्ड का एग्जाम दिया था, उसमें ना दो वो दे रखे थे, क्या नाम है, कॉम्प्लेक्स या एलिमेंट्स बोल दो, है ना। उसको फिर इसने कुछ क्वेश्चन के अंदर आता कुछ इलेक्ट्रॉन घटाए बढ़ाए, है ना, उस घटाए बढ़ाए से ना कुछ के तो बिल्कुल फुल्ली फील्ड आ गए थे, और कुछ के पार्शली फील्ड आ गए थे। अब वो पूछ रहा था कि ये कलर शो करेगा तो नहीं कि नहीं करेगा। अब मैं ऐसे इसमें ऐसे लिख के आया था मैं, देखो एक एलिमेंट ऐसा था जिसमें हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 1 से लेकर 9 तक आए थे, वो पार्शली फील्ड थे, तो वो सीधी सिंपल सी बात है, वो कलर शो करेगा। पर एक ऐसा मेरा एलिमेंट आया था जिसमें ऑर्बिटल बिल्कुल डी से फुल्ली फिल्ड हो गए, डी में पूरे 10 भरे हुए थे, तो उसका मतलब वो कलर ही शो करेगा, वो वाइट कलर शो करेगा। ठीक है, अब जब कोई कलर शो ही नहीं होगा तो वो वाइट कलर शो करेगा केवल और केवल। तो कलर, अब कलर से मेरा मतलब क्या है, देखो देखें अंडर को डी डी ट्रांजिशन, अरे इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पूछेंगे क्यों, ये तुम कॉम्प्लेक्स में पढ़ोगे आगे चैप्टर में, बस इसी लिखना कि कलर को शो करते हैं डी डी ट्रांजिशन। एफ में पढ़ोगे एफ एफ ट्रांजिशन, बस इतना ही है। अब ठीक है ना, अभी जो हमारे ट्रांजिशन लिमिटर होते हैं ना वो एब्जॉर्ब करते हैं कलर को। अब देखो Cu2+ ब्लू कलर और Cu3+, अब Cu2+3+ का तुम करोगे ना तो इनके जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो तुम पक्का देखना, देखो पक्का देखना उसमें हमारा दो इलेक्ट्रॉन पार्शली फील्ड बन रहे होंगे पक्का। ठीक है, पार्शली फील्ड वैसे फील्ड बन रहे होंगे। ठीक है, अब सम ट्रांजिशन एलिमेंट शो ना वाइट कलर ड्यू टू फुल्ली फील्ड। अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट वो वाइट कलर शो करते हैं फुल्ली फील्ड की वजह से, बस इतना ही है। जो फुल्ली फील्ड होगा वो वाइट कलर शो करेगा, जो वो होगा पार्सली फील्ड होगा वो हमारा कलर शो करेगा। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट टॉपिक बोल दो या फिर इसका इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक में आखिरी टॉपिक, इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स। अब इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, पढ़ो। These metals from industrial compound in which small atom like hydrogen, carbon, nickel, etc. fit in a voids of the atom। अब इंडस्ट्रियल कंपाउंड क्या होते हैं, देखो हाइड्रोजन, निकल और कार्बन, ये देखो ये दोनों हमारे किसके ये हमारा कुछ इसमें ट्रांजिशन होने का कोई मतलब है, मतलब पर तुम देखो बस क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल कंपाउंड, तो डेफिनेशन तुम लिख के आओगे दीज मेटल्स फॉर्म फ्रॉम इंडस्ट्रियल कंपाउंड विच स्मॉल एटम, वो हमारे एटम जो हमारे एटम्स के छोटे छोटे वॉइड होते हैं ना उसमें फिट हो जाते हैं और वो उसको भर देते हैं। ठीक है, तो वही होता है हमारे इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स, ये इसकी डेफिनेशन है, ये सब कुछ है इसका, बस इसमें तुम्हारा इतना ही था। अब तुम्हें मैं बताऊंगा इसकी ट्रिक, ट्रिक बताऊंगा, तुम ये देखो ये, हाँ पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन, फिर आएगी तुम्हारी इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज और ये सब, अब फिर रिएक्शन, मेन रिएक्शन आती है पक्का। ठीक है, और कुछ कुछ वो आएंगे इसकी, तो तुम्हें ट्रिक बताऊंगा, कुछ कुछ ट्रिक बताऊंगा, उससे तुम कर लोगे आराम से। ठीक है, ये करना होगा। अब फिर लास्ट में ये लेंथनर कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटेंडेड कॉन्ट्रैक्ट, डिट्टो पेपर नोट के आता है तुम्हारे ऐसे ऐसे, तो तुम ये कर लोगे, बस इतना ही है। कुछ थोड़े टॉपिक बचे हैं,
या तो मैं सोच रहा हूँ तुम इसी वीडियो में करवाऊँगा पॉज़ करके, या मैं उस अगले लेक्चर में कर दूँगा, ठीक है? मैं देखो, मैं तुम लोगों को बताऊँ, मैं किसी भी प्रकार का ना कोई यूट्यूब चैनल खोलना चाहता, ना मैं कुछ करना चाहता। बस मेरा मन इतना है कि मैं अगर तुम्हें पढ़ाऊँगा, तो उस चलते मेरा भी मन मतलब तो और अच्छी तरह समझूँगा। वो तुम्हें भी समझ में आएगा, मुझे भी समझ में आएगा, ठीक है? देखो, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी थी जितना मुझे आता था, और मैंने तुम्हें समझाया। अगर तुम्हारा मन करे तो लाइक ठोक देना, जय महाकाल की, ठीक है? और सब्सक्राइब भाई देखो, नोटिफिकेशन डाल, रोज रोज तो डाल पाऊँ, बोर्ड में आने वाले, हाँ डालूंगा तो कभी कभी घंटी बज जाएगी तुम्हारी उसकी, तो बता देना यार, तुम्हारे तो भाई हूँ मैं। HMP भी वायस आने ही वाला है। सोच रहा हूँ कि यार मैं भी कोई अलग सर की तरह कोई बड़ा बड़ा कोई खोलूँ और अपने नीचे IITians को रखूँ। नहीं नहीं भाई, तुम्हें नहीं, तुम तो भाई तुम तो मुझसे बड़े अधिकारी हो, IITians। अरे अरे चलो छोड़ो, उस टॉपिक को ही छोड़ो तुम। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय। गुड बाय नहीं ब्रो, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, बाय बाय।